विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमीन। ठीक है। विटामिन बी की पूरी फैमिली होती है, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, पायरोडॉक्सिन, साइनोकोबुलामीन, विटामिन बी 12, विटामिन बी 9, फॉलिक एसिड। विटामिन बी केवल एक ऐसा है जिसकी पूरी फैमिली होती है। बाकी सारे विटामिन आपको इंडिविजुअली मिलेंगे, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, है ना। लेकिन विटामिन बी ऐसा है जिसकी पूरी फैमिली है, ग्रुप ऑफ विटामिन बी 1, बी 2, बी 3। और ये जो थायमीन विटामिन बी 1 है, ये विटामिन बी फैमिली का पहला ऐसा विटामिन है जिसको डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट है ये जो डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको बी 1 नाम दे दिया गया। और इसका केमिकल नेम है थाइमीन, विटामिन बी 1। ठीक है। आज हम इसकी थोड़ी केमिस्ट्री देखेंगे, इसके बायोलॉजिकल रोल्स देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसका सिग्निफिकेंस आज हम डिस्कस करेंगे, इसके सोर्सेस क्या है और इसकी डेफिशिएंसी से कौन से डिसीज डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ विटामिन बी 1। इट्स केमिकल नेम इज थायामीन। और इसको हम एंटी बेरीबेरी या एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? हम इसको एंटी बेरीबेरी विटामिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेरीबेरी रोग के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है। बेरीबेरी का सिम्टम क्या है? इसमें बॉडी वीक हो जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन बॉडी में नहीं हो पाता, बॉडी में इडीमा आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकती है। इडीमा फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है। जब हमारे डाइट में हम एक्सेस शुगर कंज्यूम करते हैं, एक्सेस सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, तो नमक के ज्यादा सेवन करने की वजह से हमारी बॉडी में वाटर और सोडियम रिटेन होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी सूजने लगती है। तो ये बेरी बेरी का एक सिम्टम है। और हमारी बॉडी में नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिस वजह से न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम आता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी आपने सुनी होगी, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में ऐसे चुनचुनाहट और चींटी चलने जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही है ना। झुंझुनाहट सी होती है, सरसराहट सी होती है ना। पिंचिंग जैसा फील होता है, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो छोटी छोटी सी बॉडी के किसी लोकलाइज्ड एरिया में। तो दैट्स कॉल्ड न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी इसका एक सिम्टम होता है ना। वेरी वेरी बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है ना। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल कंजप्शन की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन से विटामिन बी 1 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिस वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उस केस में भी बेरी बेरी हो सकता है। और ज्यादातर जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के केसेस देखे गए हैं उसमें विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम आता है, इडीमा का फॉर्मेशन हो जाता है। इडीमा मतलब बॉडी में स्वेलिंग। और ये इडीमा फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है। इसमें जो इंटरस्टियल फ्लूइड होता है उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। जैसा कि आप जानते हो, हमारी बॉडी में एक इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है और एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में जो इंटरस्टियल स्पेस होता है, वहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं या इंटरस्टियल फ्लूइड कहते हैं। तो इस इंटरस्टियल फ्लूइड में वॉल्यूम में बढ़ने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है। दैट्स कॉल्ड एडिमा। इट कैन बी इंटरनली, इट कैन बी एक्सटर्नली। जैसा कि आप लोग जानते हो, विटामिन का क्लासिफिकेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन को याद रखने का फॉर्मूला है कीड़ा, KEDA। ये चार विटामिन ऐसे हैं जिनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं, बॉडी में ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। बॉडी में ये स्टोर होते हैं, इनका एक्यूमुलेशन हो सकता है, इनका डिपोजिशन होता है बॉडी में। ये इजिली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते। जो भी हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग सब्सटेंस है, वो बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। पर जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को लव नहीं करते, वाटर को डिसलाइक करते हैं, है ना। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर डिसलाइक करने वाले। ठीक है। तो जो वाटर को डिसलाइक करते हैं वो, यदि हाइड्रो लिपोफिलिक नेचर के, लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग, है ना। तो जो लिपिड लविंग होते हैं उनका बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है। कुछ लोग ऐसा है, देख लिया भाई, विटामिन ए एक्नी के प्रॉब्लम में यूज होता है, विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन ए का यदि कोई ओवरडोज ले लेगा, बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है ना। तो ये टॉक्सिसिटी की वजह से कुछ पेशेंट को
सिम्टम्स या कुछ एडवर्स रिएक्शन उसकी बॉडी में देखे जा सकते हैं। सो विटामिन B1 इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्या है? विटामिन से हमें एनर्जी तो नहीं मिलती बेटा, लेकिन हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन, फैट, कार्ब्स, प्रोटीन, इनके जो मेटाबॉलिक पाथवे है, बायोकेमिकल पाथवे जिनके थ्रू एनर्जी जनरेट होती है बॉडी में, उसमें ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाता है। ठीक है। आपने एंजाइम्स के बारे में सुना होगा, कोएंजाइम्स के बारे में सुना होगा। थायमीन का जो एक्टिव फॉर्म होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एज यू नो, कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी मॉलिक्यूल, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ग्लूकोज बर्न होता है हमारी बॉडी में, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहती है, और जब ये मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है विटामिन B1। और इस विटामिन की यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन लो हो जाएगा, तो हमारी बॉडी कमजोर पड़ जाएगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किन टिश्यूज को चाहिए? हमारे ब्रेन टिश्यूज को चाहिए, हार्ट टिश्यूज को चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं ऑटो पायलट मोड पर। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है। आप कह दो कि हार्ट रुक जा, हार्ट नहीं रुकने वाला, क्योंकि हार्ट ऑटो पायलट मोड पे काम करता है। कंटिन्यूअसली हार्ट पंपिंग करेगा, ब्लड को पंप कर रहा है 24/7। आप सोए हो तब भी, आपका ध्यान कहीं और है तब भी, हमेशा हार्ट काम करता है। तो हार्ट को सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है बॉडी में। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं लग रही है? फिर भी तो हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन हो रहा है, हमारा ब्रेन ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही है। तो एनर्जी तो हमारी बॉडी को चाहिए। एक निश्चित, एक नॉर्मल एनर्जी का अमाउंट हमारी बॉडी में हर समय हमें जरूरत है इसकी। और जब हम किसी हार्ड वर्क को करें, हम दौड़े, भागे, पहाड़ पर्वत चढ़े, स्कीपिंग करें, ट्रैकिंग करें, तो एनर्जी की नीड बढ़ जाएगी। तो हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, हम तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। हमारी ब्रीदिंग कहाँ से कंट्रोल होती है? मेडुला ऑब्लंगाटा, है ना। यहाँ पर हमारा वोमिटिंग का सेंटर होता है, हमारा कफिंग का सेंटर, स्नीजिंग का सेंटर। ये सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल होती है? मेडुला ऑब्लंगाटा पार्ट से। हार्ट रेट हमारी कहाँ से कंट्रोल होती है? ब्रीदिंग रेट कहाँ से कंट्रोल होती है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ये हमको पता होना चाहिए, है ना। हमें कफिंग हो रही है ना, वोमिटिंग आती है, सिटीजेट सेंटर होता है, कीमो ट्रिगर जोन। जब ये एक्टिवेट होता है तो हमें रिफ्लेक्सेस आते हैं वोमिटिंग के, और हमारे स्टमक के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो कंटेंट है उसको बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, तो हमें वोमिटिंग हो जाती है। तो हमारे ब्रेन और हार्ट को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ऑटो पायलट मोड पे काम करते हैं। और एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B1 इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी यदि नहीं बनेगी तो पेशेंट को गलगस्ती आएगी, कमजोर लगेगा, उठेगा चलेगा चक्कर आएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसलिए विटामिन B1 बहुत जरूरी है। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आपको अनपॉलिश्ड राइस खाना है, ऐसा चावल खाना है जिसपे पॉलिश ना हुआ हो। पॉलिश करके चावल को चमकदार तो बना देते हैं, आकर्षक तो बना देते हैं, खूबसूरत तो बना देते हैं, लेकिन उससे हमको विटामिन B1 नहीं मिलता, उससे हमको मिनरल नहीं मिलते। चावल में केवल हमको स्टार्च मिलता है, बस। इसलिए चावल इजीली डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, ज्यादा चावल खा लोगे पेट खराब हो जाएगा। अनपॉलिश्ड राइस आप मार्केट में लेने जाओगे, 200 रुपए किलो है। बासमती राइस से भी ज्यादा प्राइस है। वो एक ऐड है ना, दिखावे पे ना जाओ अपनी अकल लड़ाओ। दिखावा चलता है आजकल, जो चीज अच्छी दिखती है व्यक्ति आकर्षित होता है। चावल अच्छे चमकदार होने चाहिए, फल फ्रूट अच्छे चमकदार होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में हाइब्रिड फ्रूट आ रहे हैं, उन फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाया जा रहा है, एसिटिलीन जैसी, एथिलीन जैसे केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, और वही सब हमारी बॉडी में जाते हैं। वो खा के कौन बीमार नहीं पड़ेगा? और बीमार पड़ोगे तो सुधरोगे कैसे? अपनी आदत नहीं सुधारोगे, आदत पे काम नहीं करोगे, हैबिट तुम्हारी सारी नेगेटिव है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, अल्कोहल छोड़ते नहीं है, एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहता है। हम्म। ये जो एथलीट होते हैं, ये रनिंग करते हैं, स्कीपिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, जो फाइटर्स होते हैं, इनको अल्कोहल पिलाना शुरू कर दो, इनकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। ये कोई काम नहीं कर पाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, ब्रेन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी ही नहीं मिलेगी। तो विटामिन B आप लोग के लिए बहुत जरूरी होता है बेटा, विटामिन B1, है ना।
विटामिन बी वन आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी तो नहीं देता, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के जो बायोकेमिकल पाथवेज है उसको आगे तो बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो एनर्जी बनेगी आपकी बॉडी में। तो वो कौन बढ़ाता है आगे? वो बढ़ाता है विटामिन बी वन। ठीक है। ये एक टाइप का बेटा कोएंजाइम होता है जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन शो करता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? जो ह्यूमन बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, प्रमोट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स में आपको इंडिविजुअली किसी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो वहां से आप एंजाइम पढ़ लेंगे। कोएंजाइम क्या होते हैं, एपो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, कीलॉग थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। मेटालिक कुछ ऐसे मेटल आयंस भी होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है। ये मेटल आयंस होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, तेज कर देना। ठीक है। विटामिन बी वन की टॉक्सिसिटी होगी क्या बॉडी में? नहीं होगी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो इजिली बॉडी से इसकी फ्लशिंग हो जाएगी, ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो आप समझे विटामिन बी वन का बॉडी में क्या रोल होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, है ना। अब यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये विटामिन बी वन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक पायरिमिडीन रिंग होती है। ठीक है। और दिस इज पायरिमिडीन रिंग। ओके। और इसमें जो एक दूसरी रिंग होती है, ये होती है थायाजोल रिंग। दिस वन थायाजोल रिंग एंड दिस वन इज पायरिमिडीन रिंग। ठीक है। और ये दोनों रिंग एक ब्रिज से कनेक्टेड होती है, उस ब्रिज को हम कहते हैं मिथाइलिन ब्रिज। ठीक है। ये जो दोनों रिंग है आपस में कनेक्ट हुई है मिथाइलिन ब्रिज से। ठीक है। तो आप थायमीन का केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पायरिमिडिन रिंग नजर आ रहा है और एक थायाजोल रिंग नजर आ रहा है। थायाजोल में आप देखोगे यहाँ पर एक नाइट्रोजन है। ये पेंटावेलेंट इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। पेंटामेरिक फॉर्म में है। और इसमें एक यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप है और सल्फर ग्रुप है। तो ये दोनों रिंग के बीच में जो ब्रिज प्रेजेंट है उसको हम मिथाइलिन ब्रिज कहते हैं। ठीक है। तो ये है आपका थायमीन का केमिकल स्ट्रक्चर। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है विटामिन बी वन पर। ठीक है। ये आपके सोशल फार्मेसी में भी था, फर्स्ट ईयर में विटामिन के बारे में आपको पढ़ना था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना था। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी है, और आपको कोलॉजी में भी है, और आपको बायोकेमिस्ट्री में भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको विटामिन बी वन का केमिकल स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पायरिमिडिन रिंग का स्ट्रक्चर, ये है थायोजोल रिंग का स्ट्रक्चर, और ये है ब्रिज। और ये ब्रिज बेटा कनेक्टेड होता है पायरो फॉस्फेट, पायरो फॉस्फेट से कनेक्टेड होता है ये। ठीक है। और ये पायरो फॉस्फेट कहाँ से आता है? ये आपका आता है एटीपी से। ठीक है। ये है आपका टीपीपी का स्ट्रक्चर। ठीक है। ये आपका टीपीपी का स्ट्रक्चर है। और टीपीपी क्या होता है? ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन बी वन होता है। ठीक है। बी वन का एक्टिव फॉर्म होता है जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। ठीक है। तो इसको हम टीपीपी बोलते हैं। अब थायमीन का जो अकरेंस है, अकरेंस मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है हमारी बॉडी में, कहाँ पर स्टोर रहता है। ठीक है। टीपीपी का फुल फॉर्म आपको पता है बेटा? थायमीन पायरो फॉस्फेट, ये टीपीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और यही एक्टिव फॉर्म होता है जो कि एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। टीपीपी। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा अकरेंस की। अकरेंस मतलब कहाँ पाया जाता है, हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर रहता है ना। फिर हम इसके सोर्सेज भी देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में किन डाइटरी सोर्सेज से आता है, ऐसी कौन सी डाइट है जो हम लेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन बी वन आएगा। ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन स्केलेटल मसल्स, हार्ट, लिवर, किडनी और ब्रेन, यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है। और ये हमें किन फूड सोर्सेज से मिलेगा? हमें मूंगफली से मिलता है, चावल से मिलता है ना। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज से मिल जाता है, लिवर से मिलता है, एनिमल का जो लिवर होता है। ठीक है। तो ये इसके रिच सोर्सेस हैं। ठीक है। यदि हम जब भी फूड की कुकिंग करते हैं तो हमें उसको कभी भी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज ये विटामिन बी वन का जो स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक्टिव
नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, मतलब यूजलेस हो जाता है वो। ठीक है। तो कभी भी हमें कुकिंग 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं करनी चाहिए, है ना। पहले लोग क्या है, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे तो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी इक्वली होता था, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता था और खाना पक जाता था। पर अब हम क्या है, मेटल के बर्तन यूज करते हैं, स्पेशली जो एल्यूमिनियम के बर्तन है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम की लीचिंग होती है, और एल्यूमिनियम जब हमारे फूड में आ जाता है और हमारी डाइट में शामिल होकर हमारे स्टमक में जब ये सब चीजें जाती है तो काफी टॉक्सिसिटी कॉज करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है एल्यूमिनियम का आयन। ठीक है। तो हमें मेटल के बर्तनों में केवल कॉपर हम यूज कर सकते हैं तो बेहतर है। और कॉपर मतलब तांबा, है ना। और आयरन कढ़ाई हम यूज कर सकते हैं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं होगी। मिट्टी के बर्तन तो सर्वश्रेष्ठ है खाना बनाने के लिए, पहले इसी में खाना बनाया करते थे हम लोग, तो हमें विटामिन न्यूट्रिशंस प्रॉपर मिलते थे। पर अब ये विलुप्ति की कगार पे आ गए, है ना। आप 10 घरों में जाओगे तो उसमें से आपको शायद ही कोई घर ऐसा मिले जहां पर मिट्टी के बर्तन यूज किए जा रहे हैं, है ना। गर्मी के दिनों में ठंडा पानी के लिए पहले मटका यूज किया जाता था, अब उसको फ्रिज ने रिप्लेस कर दिया है। और फ्रिज का पानी इतना ठंडा होता है कि हमारी बॉडी उसको यूज करने के लिए, उसके टेम्परेचर को नॉर्मल लाने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, एनर्जी खपानी पड़ती है ना। इसलिए गर्मी के दिनों में आप लोग कोशिश किया करो कि बेटा मटके का ठंडा पानी पियो। आप लोग तो नहीं कर पाओगे, पेशेंट को बताया करो। जो लोग बीमार पड़े हैं ना बेटा, जब इंसान को दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है तो वो बात मानता है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं मानता, सब मस्ती मारने में लगे रहते। पर जिसको दुखता है, जिसको दर्द होता है, रातों की नींद उड़ जाती है ना, उसको बकायदा समझ में आता है। उसको बोलोगे कि भैया आप अनपॉलिश्ड राइस खाओ तो वो बिल्कुल खाएगा। उसको आप बोलो कि भाई शाम को 7-8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो तुम्हारा जो पेट खराब की प्रॉब्लम चल रही है कॉन्स्टिपेशन की वो ठीक हो जाएगी, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। इंसान मस्ती मारता है जब तक उस पर पड़ती नहीं है। फिर जब उसको दंड मिलता है, तकलीफ होती है, दर्द होती है, रात में नींद नहीं आता है, तो फिर वो बोलता है हाँ साहब अब क्या करना है बताओ। तो हम सर्जरी के लिए पैसा भी देने को तैयार है और महंगी से महंगी दवाई भी खरीदने को तैयार है, पर हमको इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। ये दर्द हमसे नहीं सहा जा रहा। खूब मसाले का खाएंगे, चिकन मटन खाएंगे और उसमें दबा के गरम मसाला डालेंगे, तेल डालेंगे, और फिर जब पाइल्स हो जाएगा और सुबेरे जब खून निकलेगा और दर्द होगा तो फिर बोले साहब अब क्या करें, है ना। तो ये बहुत सारी बीमारियां तो इंसान की आदतों की वजह से हो रही है, क्योंकि उसकी आदत खराब है। दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, सिगरेट फूकेगा, तेल का खाएगा, ध्यान नहीं रखेगा कि क्या खा रहा है, पेट को तो कूड़ादान समझ के रखा है, जो मर्जी आए जब मर्जी आए चल रहा है इंसान, रात में तो रात में ही साहब, दिन में तो दिन में ही, हमेशा उसकी चराई चालू है, सुबह से शाम तक चर ही रहा है। चाय हो जा रही है, 5-6 बार चाय पी ले रहा है, सुबह दोपहर शाम, शाम हुई को दारू पी रहा है, शादी पार्टी में जाके अंड बंड खाना खा रहा है। वहां तो कहते हैं कि साहब आपको सीताफल की रबड़ी दे रहे हैं, वो सीताफल की रबड़ी रहती ही नहीं है, उसमें तो केमिकल डाला रहता है। बोले साहब जूस पी रहे पाइनएप्पल का, अरे वो फ्लेवर से बना हुआ है, केमिकल है उसमें सारे, पाइनएप्पल है ही नहीं उसमें, पाइनएप्पल है नहीं उसमें। पाउडर आती है एक बोरी सीताफल की रबड़ी बनाने की, वो बोरी में से डालो दूध में और घोल घाल के दे दो, हो गया सीताफल की रबड़ी। पाइनएप्पल का जूस बनाना है तो 100 रुपए का पाइनएप्पल आता है, जूस बनाने में आपको 50 रुपए का पैकेट आएगा और ड्रम भर जूस बन जाएगा, पियो कितना पीना है। पर वो फायदा करेगा क्या आपको? नहीं करेगा। शादी ब्याह में जाके व्यक्ति हर काम तो उल्टे करता है, खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लेता है। आइसक्रीम हमारे अग्नि को शांत करती है, ठंडा गर्म एक साथ खा लेता है, कॉफी भी पी लेगा, चाय भी, कॉफी भी पी लेगा और आइसक्रीम भी खा लेगा। उड़द के दाल को दही के साथ नहीं खाना चाहिए, रात में दही नहीं खाना चाहिए, तो रात में तो व्यक्ति दही दबा के खा रहा है, दही बड़े निकल रहा है। दही बड़े में क्या होता है, उड़द की दाल होती है और आपका दही होता है। आयुर्वेद में इसको मना किया गया है कि आपको दही नहीं खाना है उड़द की दाल के साथ, और व्यक्ति खाता है। आयुर्वेद में मना किया गया है कि आलू के साथ मैदा नहीं खाना, लेकिन आलू के साथ मैदा तो दबा के खाता है व्यक्ति, समोसे, कचौड़ी।
और वो भी स्ट्रीट फूड। तेल को वो गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे। तेल को बार बार गर्म करके ठंडा करने से वो खाने योग्य नहीं रह जाता, वो ऑयल बन जाता है वो। और वो ऑयल आप में हाइपरलिपिडेमिया कॉज करेगा पेशेंट में, मरीज में। और हाइपरलिपिडेमिया कोलेस्ट्रॉल को जब बढ़ जाएगा तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी। और आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आ जाएगा पेशेंट को। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम आएगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाने की वजह से। फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करोगे, देखो कि भैया थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी का काम है हार्ट को न्यूट्रिशन देना, और हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, कंजस्टिव हार्ट फेलियर जैसे मेजर प्रॉब्लम्स आएंगे बॉडी में। तो कहाँ से जुड़े हुए हैं ये? लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, डाइट से जुड़े हुए हैं, हैबिट से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ से होती है बेटा बीमारी की शुरुआत, है ना। तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। हाफ लाइफ क्या होता है थायमीन का? ये 9 to 18 डेज होता है। और ये एक्सक्रीट कहाँ से होता है? ये किडनी से एक्सक्रीट होता है। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है? हमने आज विटामिन डी कंज्यूम किया डाइट के थ्रू, तो हमारे ब्लड में कब तक ये सस्टेन करेगा, कब तक हमारी बॉडी से धीरे धीरे एक्सक्रीट होगा? तो इसको 9 से 18 दिन तक लग जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब हमारे ब्लड में कोई चीज कब ठहर रही है ना। जैसे किसी को आज आपने जेंटामाइसिन का इंजेक्शन लगाया, तो जेंटामाइसिन का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या होता है? 24 से 36 घंटे तक हमारे ब्लड में रहता है। मतलब आज लगाया है तो अब 2-3 दिन बाद लगाने की जरूरत है ना। कुछ दवाइयां ऐसी है जो आज सुबह लगाएंगे, फिर शाम को लगाएंगे, फिर दोपहर में लगाएंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कम है। जब हम दवाई खाते हैं हमारे पेट में जाती है, पेट से खून में जाती है, या हमने पैरेंटरल लिया तो डायरेक्ट खून में चली गई, तो खून में जाने के बाद वो कितना ब्लड में रुकेगी, इसको हम बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहते हैं। कितनी देर वो ब्लड में रुक रही है, दैट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो विटामिन बी 1 की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कितनी होती है बेटा? इसकी 9 to 18 डेज होती है। और इसका एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है? किडनी के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब ये बॉडी से एलिमिनेट होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, बॉडी से इसकी फ्लशिंग होती है। फ्लश मतलब बॉडी से बाहर निकलना, एक्सक्रीट मतलब बॉडी से बाहर निकलना। और हमने फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स में पढ़ा है, इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो जो फोर्थ पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक्स का, वो है ड्रग एलिमिनेशन। और ड्रग का बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ड्रग यदि बॉडी में ज्यादा सस्टेन करेगा तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ठीक है। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ठीक है। तो थायमीन का बेटा जो एक्टिव कोएंजाइम है वो होता है पायरोफॉस्फेट, टीपीपी। ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हमारी डाइट में इनटेक कितना होना चाहिए? 1 to 1.5 mg पर डे के हिसाब से ये रिकमेंड किया गया है। इतना हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए, अदरवाइज हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। और थोड़ा सा प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टेटिंग वुमेन में थोड़ा सा इसका रिकमेंडेशन, इसकी जो डेली नीड है वो बढ़ जाती है। लैक्टेटिंग वुमेन अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो ऐसी माओं में इसकी नीड बढ़ जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी तो विटामिन की जरूरत है, तो वो माँ से ही मिलेगा, क्योंकि माँ माँ से बच्चा कनेक्टेड है प्लेसेंटा के थ्रू। तो उस नली से बच्चे में भोजन जाएगा, है ना। बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? माँ से मिलता है, जब तक वो माँ के पेट में रहता है। माँ के पेट से बाहर आने के बाद भी 6 महीने में माँ पे ही डिपेंड रहता है, क्योंकि माँ का दूध पीता है वो। और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको बोलते हैं लैक्टेटिंग फेज, लैक्टेटिंग मदर। तो लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट वुमेन ये दोनों में नीड बढ़ जाती है। दूसरा नीड बढ़ जाएगी जो सुट्टा सुट्टा मारेगा, स्मोकिंग करेगा, सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, उसमें नीड बढ़ जाएगी। और किस में नीड बढ़ जाएगी? जो व्यक्ति बेवड़ा रहेगा, दारू पिएगा, दारू पीने वाले में भी इसकी नीड बढ़ जाती है। तो दारू पीने वाले को विटामिन बी 1 ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक का इंटेक कर रहा है लंबे समय से, तो उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन बी 1 की, क्योंकि एंटीबायोटिक की प्रेजेंस की वजह से विटामिन बी 1 हमारी बॉडी में अवशोषित नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारे जो
गुड बैक्टीरियाज होते हैं उसको एंटीबायोटिक मार देता है ना। गुड बैक्टीरियाज हमें कहाँ से मिलते हैं? दही से मिलते हैं बेटा, कर्ड से। जब भी हम दोपहर का भोजन करते हैं जिसको हम लंच बोलते हैं, है ना, तो लंच टाइम पे हमें थोड़ा सा दही जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, और ये हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा की श्रेणी में आता है, मतलब हमारे लिए जरूरी होता है, हम हमारे हमारा फ्रेंड होता है ये। ठीक है। तो एंटीबायोटिक वो ड्रग्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करेंगे, बैक्टीरिया को मार देंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो ये बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आपने सुना होगा एंटीबायोटिक्स का कॉमन साइड इफेक्ट होता है स्टमक अपसेट होना, इंडाइजेशन होना। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। और एंटासिड्स के भी साथ नहीं दिया जाता एंटीबायोटिक्स को। क्यों? क्योंकि एंटासिड एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। दवाई का जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो बायोलॉजिकली अवेलेबल नहीं हो पाएगी एक्शन देने के लिए, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है बेटा जिसमें इसकी डेली नीड पड़ जाती है ना। तो टीपीपी का रोल होता है नर्व कंडक्शन में। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और थायमिन अपीयर्स टू हैव अ रोल इन द एक्सोनल कंडक्शन। और जो एसिटाइल कोलिनर्जिक और सेरोटोनिन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेरोटोनिन और एसिटाइल कोलिन क्या होता है? ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है ना। और न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पाए जाते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो वेसिकल्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो उसकी एक्टिविटी में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। और यदि डेफिशिएंसी हो जाएगी तो न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगा। हियर यू कैन सी द पेशेंट ऑफ बेरी बेरी। देखो सूख के काटा हो गया है पेशेंट, एनर्जी बन नहीं पा रही इसमें, है ना। और ये देखो यहाँ पर इसके स्वेलिंग आ रही है। ठीक है। तो ड्राई बेरी बेरी होता है, कार्डियोवास्कुलर बेरी बेरी होता है जिसको हम वेट बेरी बेरी कहते हैं। वेट बेरी बेरी में एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड्स का। इन्फेंटाइल बेरी बेरी होता है जो कि बच्चों में होता है। शोशिंग बेरी बेरी होता है। वारिंकल और कार्साकॉफ सिंड्रोम, ये सभी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होने वाली समस्याएं हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप वेट बेरी बेरी का एग्जांपल देख सकते हो। इसमें यहाँ पर एडिमा का फॉर्मेशन हो रहा है ना। पेशेंट को जैसे ही आपने प्रेस किया तो वहाँ हॉलो सप्रेशन बन गया और वो धीरे धीरे फिलअप होता है। ठीक है। ये बेरी बेरी कहलाता है। ठीक है। ये पैडल इडीमा है। पैडल इडीमा मतलब पी से पैर, पी से पैडल, मतलब पैर में जो सूजन आती है उसको पैडल एनीमिया, एनीमिया कह रहा हूँ सॉरी, एडिमा कहते हैं। ठीक है। इन्फेंटाइल बेरी बेरी, ये बच्चों में होता है, नवजात शिशुओं में, जिनको हम इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट में देखा जाता है ये, जो 3 से 4 सप्ताह की उम्र के बच्चे होते हैं उनमें देखा जाता है ये। इसमें बच्चों का हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है। और बच्चे कमजोर हो जाते हैं। अब इसके डेफिशिएंसी के रीजन क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन में, हाइपर थायरॉयडिज्म का जिसमें प्रॉब्लम होता है, लैक्टेटिंग वुमेन में, यदि किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो कमी हो सकती है। या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करता हो, काफी मतलब हार्ड वर्क करता हो, तो उसको भी विटामिन बी वन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब किन पेशेंट में इसकी डेफिशिएंसी होती है? जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, जिनका इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाए या क्रॉनिक इंटेस्टाइनल डिजीज हो जाए, है ना, किसी को माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो, उसका स्टमक अपसेट रहता हो, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करता हो, है ना, किसी की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई हो, माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम हो, इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने आज विटामिन बी वन कंप्लीट कर लिया है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, और ये लेक्चर मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कुछ पूछना है आपको? ओके बेटा, हैव अ नाइस